नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे भूगोल के, उसको मैंने कराया था। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7 के जो एनसीईआरटी के भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न में। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखो, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तब दाब बढ़ता है, घटता है, वैसा ही रहता है या इनमें से कोई नहीं। बताने इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर की ओर जाते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं, आपको बताना है। दाब के बारे में ना, दाब क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि वैसा ही रहता है या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो घटता है। तो जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है या कम होने लगता है, आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल की कितनी परत है, तो वायुमंडल की 5 परत है। वायुमंडल की 5 परत है, या इसी को हम लोग मंडल के नाम से भी जानते हैं, है ना। 5 मंडल है। सबसे पहला हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। सबसे पहला क्या होगा आपका, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद दूसरा आपको याद रखना है जी, दूसरा हो जाएगा आपका समताप मंडल। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा आपका समताप मंडल, और तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा हो जाएगा आपका मध्य मंडल। तीसरा क्या होगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद तीसरा के बाद चौथा आपको याद रखना है, चौथा हो जाएगा आपका आयन मंडल। चौथा क्या होगा, आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद पांचवा आपको ध्यान रखना है बहिर्मंडल। पांचवा आपका बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। ये सब भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि वायुमंडल की कितने परतें होती है, तो 5 परत। कौन कौन सा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल। जिसमें से जो मानव गतिविधियां संपन्न होती हैं, जो महत्वपूर्ण मौसमी घटनाएं होती है, वो सब कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। या ध्यान से सुनिए, क्षोभ मंडल में मानव गतिविधियां संपन्न होती है, महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। कहाँ आपका, क्षोभ मंडल में, है ना। मौसम से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना संपन्न होती है वो कौन से मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मानव गतिविधियां और मौसम से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ संपन्न होंगी, क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल में ध्यान रखना है कि समताप मंडल में आपका पाया जाता है ओजोन लेयर या ओजोन परत। यहाँ पाया जाता है जी आपका ओजोन परत। और ये ओजोन परत क्या करती है, ये आपका अल्ट्रावायलेट किरण अर्थात पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। जो अल्ट्रावायलेट आपका किरण आता है आपका सन से, उसको अवशोषित कौन करता है, आपका ओजोन परत, है ना। तो ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, ये ओजोन परत है वो अवशोषित करती है। और जब अवशोषित करती है तो इसी के कारण जो हमारे त्वचा में होने वाले कैंसर है उससे हमको क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। ठीक है, याद रखना, जो पराबैंगनी किरण है ये हमारे त्वचा के कैंसर का कारण बनता है, लेकिन इसको ओजोन परत क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में आपको ध्यान रखना है कि मध्य मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल में आपका धन आवेशित कण पाया जाता है, और इसी धन आवेशित कण को आयन के नाम से जानते हैं, और आयन के नाम से इस मंडल का नामकरण पड़ा है आपका आयन मंडल, है ना। और उसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका बहिर्मंडल। अगर मैं इसका रेंज बताऊं तो आपका क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक आपका इसका रेंज है, तो बताना आपका 13 किलोमीटर तक, है ना। पृथ्वी की सतह से आपका 13 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है, आपका क्षोभ मंडल। समताप मंडल का रेंज अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है आपका 13 से 50 किलोमीटर। कितना, 13 से 50 किलोमीटर। अगर मध्य मंडल का आपसे रेंज पूछेगा तो आपको बताना है आपका 50 से 80 किलोमीटर। कितना जी, 50 से 80 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता है आयन मंडल का रेंज, तो आयन मंडल का रेंज कितना होता है आपका 80 से 400 किलोमीटर। कितना, 80 से 400 किलोमीटर। और अगर आपसे कोई पूछे कि बहिर्मंडल का रेंज कितना होता है, तो अबव 400, ठीक है, तो 400 किलोमीटर से आगे ये हो जाएगा बहिर्मंडल का रेंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इसमें से कि आपका मौसम संबंधी घटनाएं और मानवीय गतिविधियां कहां संपन्न होती है, तो आपका क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। और दूसरा जो बहुत बार पूछा गया है कि आपका ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, तो आपका ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जो आपका पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। और इसी पराबैंगनी किरणें से हमारे त्वचा का कैंसर होता है, जिससे ओजोन परत हमारे त्वचा के कैंसर का क्या करता है, बचाव करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, जब वर्षण पृथ्वी पर द्रव के रूप में उतरता है तो उसे क्या कहते हैं। जब वर्षण पृथ्वी पर द्रव के रूप में उतरता है तो उसे क्या कहा जाता है, बादल, वर्षा, बर्फ, कोहरा। वर्षण मतलब आपका पानी का बूंद। तो जब पानी का बूंद है आपका पृथ्वी पर द्रव के रूप में उतरता है तब उसे क्या बोलते हैं, उसी को आपका वर्षा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी, वर्षा के नाम से। अब देखिए, आप लोग ऐसा मत समझना कि सर आप बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसा नहीं। मैं पूरा एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जी, है ना। और आपके एग्जाम में 10th लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। व्यापारिक हवा, स्थायी हवा, लू मौसमी हवा, तीसरा हवा की क्षैतिज गति, और चौथा अनाबेटिक हवाएं स्थानीय हवा। बताना है इसमें से कौन सा युग्म आपको गलत सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका लू, है ना। लू आपका मौसमी हवा नहीं है, आपका लू क्या आपका जी स्थानीय हवा है, ठीक है। लू आपका स्थानीय हवा है, क्या आपका स्थानीय हवा। याद रखना है जो आपका छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्मकाल में, याद रखना है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्मकाल में जो हवाएं चलती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? आपका लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू, है ना। तो छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकाल में जो हवाएं चलती है उसी को लू के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्रीष्मकालीन हवाएं हैं इसको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि देखो पश्चिम बंगाल में इस ग्रीष्मकालीन हवाएं को क्या बोलते हैं? काल बैसाखी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ना, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद याद रखना कर्नाटक और केरल में से किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक और केरल में से आपका चेरी ब्लासम के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपको ध्यान रखना, तीसरा अगर आपसे पूछता है उड़ीसा और झारखंड में आपका ग्रीष्मकालीन हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो आपका नार्वेस्टर। किस नाम से जानते हैं जी? नार्वेस्टर में, ठीक है, नार्वेस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। उड़ीसा और झारखंड में इसको ग्रीष्मकालीन हवाओं को नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। कर्नाटक और केरल में चेरी ब्लासम के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इसको आपका लू के नाम से जाना जाता है ग्रीष्मकालीन हवाओं को। और महाराष्ट्र में आम्रवृष्टि के नाम से जाना जाता है। इन सभी बातों को याद रखना है, ठीक है। तो लू आपका मौसमी हवा नहीं है, आपका स्थानीय हवा है। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन जो हवाएं चलती है उसी को लू के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ग्लेशियर, बर्फ की नदी, समुद्र तट, समुद्र का किनारा, रेत के टीले, रेगिस्तान, और मिएंडर्स, मशरूम राग। बताना है कौन सा युग्म इसमें से आपको गलत सुमेलित है। देखिए ग्लेशियर, बर्फ की नदी को ग्लेशियर बोलते हैं, पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और समुद्र का जो किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समुद्र का तट बोलते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? रेत के टीले पाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो मिएंडर्स है ये आपका मशरूम राक नहीं होता। मिएंडर्स का संबंध किससे होता है? आपका नदियों से होता है, ठीक है, नदियों से। मिएंडर का संबंध नदियों से होता है, याद रखना है, ठीक है। तो नदियों में जो मोड़ बनते हैं, नदियों में जो मोड़ होते हैं ना, मोड़ जी, ऐसे नदियों में जो मोड़ होते हैं इसी को किस नाम से जानते हैं? आपका मिएंडर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिएंडर्स, ठीक है। तो नदियों में जो आपका मोड़ होता है उसी को आपका मिएंडर्स के नाम से जानते हैं। तो आपका मिएंडर्स का संबंध किससे होता है? नदियों से। बाकी ऊपर के तीनों आपका जोड़ा क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? आमतौर पर गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट होती है? ध्रुव के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, कर्क रेखा के निकट, या मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पूछा गया है कि गर्म जो महासागरीय धाराएं किसके निकट होती है आमतौर पर, है ना। तो जो आपका महासागरीय धाराएं होती है आपका दो प्रकार की होती है। एक तो आपका गर्म महासागरीय धाराएं भी होती है, और एक आपका ठंडी महासागरीय हवाएं भी होती है। लेकिन यहाँ पास क्या पूछा गया कि गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट होती है, ठीक है। तो जो आपका गर्म महासागरीय धाराएं होती है ये जी आपका भूमध्य रेखा के निकट होती है। किसके निकट होती है? भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है, याद रखना है। गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट होती है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होगी, आपका ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। लेकिन यहाँ पास पूछा गया गर्म, तो गर्म किसके आपका निकट होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट होती है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध वृद्धि और गिरावट क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध वृद्धि और गिरावट क्या कहलाता है? ज्वार भाटा, सागर की लहरें, लहर, या सुनामी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका ज्वार भाटा, ठीक है। तो समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध वृद्धि और गिरावट क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। ये जो आपका ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा, ये जो आपका ज्वार भाटा आती है समुद्रों में, ये किसके कारण आती है? आपको ध्यान रखना है, आपका सूर्य और चंद्रमा के, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? आपका समुद्र में आपका क्या आता है? ज्वार भाटा आता है, याद रखना है। जब समुद्र में सागर का जो लहर होता है ऊपर की ओर जाता है तो उसी को किस नाम से जानते हैं? ज्वार के नाम से जानते हैं। और यही जब लहर फिर पुनः नीचे की ओर आता है तब इसको भाटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये किस कारण से होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध वृद्धि और गिरावट क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा जब आपका? ज्वार भाटा। जब आपका सागर का जो पानी है, लहर है, वो ऊपर की ओर जाएगा तब उसको ज्वार बोलेंगे, और जब वो नीचे की ओर आता है तब उसको भाटा कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? तो आपका सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण होता है। अच्छे से इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील, ज्वार, मजबूत भूकंपीय तरंगे, सुनामी, पानी की धाराएं निश्चित दिशा में बहती है, और चौथा महासागरीय धाराएं, पानी का समय समय पर बढ़ना और गिरना। देखो चलिए हमको बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखो महासागरीय धारा में क्या लिखा गया है, पानी का समय समय पर बढ़ना और गिरना। भैया पानी के समय समय पर बढ़ना और गिरना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका, अभी जैसे बताया था मैंने, ज्वार भाटा। जब आपका सागर का जो पानी है ऊपर जाएगा तो उसको ज्वार बोलते हैं, और नीचे आएगा तो उसको भाटा बोलते हैं। तो ये चौथा अलग गलत हो जाएगा। चौथा, सुनामी, पानी की धाराएं निश्चित दिशा में बहती है। बताओ जब सुनामी आएगा तो क्या पानी की जो धारा निश्चित दिशा में बहेगी? नहीं, पानी की धारा अत्र तत्र मतलब कोई भी दिशा में बह सकती है, कहीं भी स्थानांतरित हो सकती है। तो तीसरा वाला जोड़ा भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ज्वार, ज्वार मजबूत भूकंपीय लहरें हैं क्या? नहीं, जो ज्वार आता है आपका सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण आता है। जब आपका समुद्र का पानी ऊपर की ओर आता है जाता है तब उसी को ज्वार बोलेंगे, और जब वो नीचे की ओर आता है समुद्र का पानी मतलब लहर, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाटा। और जो आपका सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण होता है। तो आपका ये तीसरा वाला मतलब दूसरा वाला जोड़ा भी हमारा गलत है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो याद रखना कैस्पियन सागर है आपका सबसे बड़ी झील है, ये हमारा पहला सही है। बाकी जो तीनों है वो आपका जोड़ा हमारा सुमेलित नहीं है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, काई और लाइकेन किस में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वनस्पति में, उपरोक्त सभी में। पूछा गया है काई और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, जो काई और लाइकेन है एक प्रकार से आपका सरल जीव होते हैं। ठीक है, काई और जो लाइकेन होते हैं ये एक प्रकार से सरल जीव होते हैं। कौन आपका? काई और लाइकेन। काई और लाइकेन एक प्रकार से सरल जीव होते हैं जो कौन से वनस्पति में पाया जाता है? जो आपका टुंड्रा, जो आपका टुंड्रा वनस्पति में पाया जाता है, टुंड्रा वनस्पति में। जिसमें से जो लाइकेन क्या करती है, लाइकेन या चट्टानों को, ठीक है, लाइकेन क्या करती है? चट्टानों को मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में, चट्टानों को मिट्टी में आपका तोड़ने का काम करती है। चट्टानों को मिट्टी में तोड़ने का काम करती है कौन? आपका लाइकेन। ठीक है, और इसी मिट्टी में जब चट्टान से मिट्टी बनेगा तब इसी मिट्टी में आपका क्या उगेगा? काई, है ना, काई उगता है और आपका छोटे छोटे झाड़ियाँ उग जाती है। काई और छोटे छोटे झाड़ियाँ उग जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो काई और लाइकेन किस में पाया जाता है? आपका टुंड्रा वनस्पति में। ये काई और लाइकेन एक सरल जीव होते हैं जिसमें से लाइकेन चट्टान को मिट्टी में तोड़ने का काम करती है, और उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका मिट्टी बनेगा इसी मिट्टी में आपका काई और जो आपका झाड़ियाँ हैं इसका विकास होता है। ठीक है, तो काई और लाइकेन किस में पाया जाता है? टुंड्रा वनस्पति में पाया जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु, ठंडी ध्रुवीय जलवायु और समशीतोष्ण क्षेत्र। बताना कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है। तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। ठीक है, जो कटीली झाड़ियाँ होती है, याद रखना है, जो कटीली झाड़ियाँ, जो आपका कटीली झाड़ियाँ होती है ये पानी को बचाने के लिए क्या करती है? अपने पत्तों को गिरा देती है। ये अपना पत्तों को क्या कर देते हैं जी? गिरा देती है। ठीक है, पानी को बचाने के लिए अपने पत्तों को गिरा देती है, याद रखना है। ठीक है, पत्तों को गिरा देती है। और जो कटीली झाड़ियाँ हैं ये मुख्यतः आपका पश्चिम पंजाब के क्षेत्र में, है ना, आपका पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब, ठीक है, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, साथ ही साथ आपका राजस्थान के साथ ही साथ याद रखना आपका गुजरात, पश्चिमी गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में आपका कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है जो पानी की रक्षा करने के लिए या पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या करती है? वो लोग अपने पत्तों को गिरा देती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सामान्य जंतुओं में से एक है बंदर, जिराफ, ऊंट और इनमें से कोई नहीं। अब देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब जहां वर्ष भर क्या होता रहता है? आपका वर्षा होता रहता है। जहां वर्ष भर वर्षा होता रहता है उसी को क्या बोला जाता है? आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सामान्य जंतुओं में से एक है, वहां कौन सा सामान्य जंतु पाया जाएगा? बंदर, जिराफ, ऊंट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका बंदर आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से बंदर आ जाएगा जी। ठीक है, बाकी ऊंट तो आपका रेगिस्तान में पाया जाता है, जानते होंगे आप लोग। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सामान्य जंतुओं में से एक कौन सा है? आपका बंदर हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन में क्या होता है आपका वर्ष भर वर्षा होती रहती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण किस्म है शीशम, देवदार, टीक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण किस्म कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका देवदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवदार। ठीक है, जो शंकुधारी वन है इसकी महत्वपूर्ण किस्म कौन सा आपका देवदार है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आपका हमारे एशिया महाद्वीप के साथ साथ आपको याद रखना यूरोप महाद्वीप के साथ साथ आपका उत्तरी अमेरिका, इन सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ हमारा एशिया महाद्वीप के साथ साथ याद रखना आपका यूरोप के साथ साथ आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, ये और एक चीज और ध्यान रखना है, जो शंकुधारी वन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना, अभी जो लिख रहा हूँ शंकुधारी जो वन है ये आपका शंकुधारी वन को आपका टैगा वन, इसी को आपका टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। सर टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है, टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और शंकुधारी वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जो क्षेत्र आपका अत्यधिक सर्दी और कम गर्मी का अनुभव करता है। मैंने क्या बोला कि शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाया जाएगा जिस क्षेत्र में अत्यधिक सर्दी और कम गर्मी का अनुभव होता है। समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, अत्यधिक सर्दी। ठीक है, अत्यधिक सर्दी और आपका कम गर्मी। ठीक है, अत्यधिक सर्दी और आपका कम गर्मी का अनुभव होता है। यहाँ क्या पाया जाता है आपका शंकुधारी वन, इसी को टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। और शंकुधारी वन है मुख्य रूप से एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका, इन सभी में पाया जाता है, महाद्वीपों में। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शंकुधारी वन के प्रमुख महत्वपूर्ण किस्म है, तो देवदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देवदार हो जाएगा। आपको अच्छे से इसको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टैगा वाला भूलना नहीं ना, शंकुधारी वन को ही आपका टैगा वन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मध्य एशिया में या उत्तरी अमेरिका में। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिए होंगे। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मध्य एशिया। क्या हो जाएगा जी आपका मध्य एशिया। ठीक है, ये स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है आपका मध्य एशिया में पाया जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा आपको इसको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, मैनियोक किसका प्रधान भोजन है। मैनियोक, ये सब पूरा एनसीईआरटी क्लास 7 के आपका क्वेश्चन है, आपका भूगोल के, अच्छे से तो सॉल्व करके जाइएगा। मैनियोक किसका प्रधान भोजन है, गंगा घाटी का, अफ्रीका का, अमेजन का, ऑस्ट्रेलिया का। मैनियोक, अब ये मैनियोक होता क्या है बता रहा हूँ, ये आपका कंद युक्त जड़ होता है। मैनियोक क्या होता है आपका कंद युक्त क्या होता है आपका जड़ होता है। मैनियोक क्या होता है, याद रखो जी, मैनियोक क्या होता है, तो ये आपका कंद युक्त क्या होता है आपका जड़ होता है। कंद युक्त जड़ होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख सोर्स होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है आपका प्रमुख सोर्स होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख सोर्स होता है, याद रखना है। ठीक है, ये और कहा जाए तो आपका इसमें भरपूर मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें, आपका मैनियोक में, है ना। ऐसा रहता है इसका शेप, जैसे मूली का रहता है ना, वैसे मूली का शेप जैसा रहता है। नीचे आपका कंद होता है। ठीक है, एक प्रकार से जड़ है जो कि कंद युक्त होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख सोर्स होता है। और ये कहाँ का प्रमुख भोजन है, तो अमेजन का। किसका जी, अमेजन का। ठीक है, अमेजन के निवासी इसको क्या करते हैं, खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी को दूर करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमेजन हो जाएगा। तो मैनियोक किसका प्रधान भोजन है, तो किसका है आपका अमेजन का। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। सहारा का मरुस्थल आप लोग ने सुना तो होगा, तो पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में। ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, तो जो सहारा का मरुस्थल है ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में। ठीक है, सहारा का जो मरुस्थल है अफ्रीका के उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तरी भाग में क्या स्थित है, सहारा के उत्तरी भाग में स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है जो आपका अफ्रीका का लगभग 25% एरिया यही आपका सहारा का मरुस्थल कवर करता है। सहारा का जो मरुस्थल है ये कवर करता है। और याद रखना सहारा के मरुस्थल के बारे में कि ये दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। क्या है, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है जी। ठीक है, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, ध्यान रखना है। और सहारा के मरुस्थल के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये आपका तीसरे क्रम का बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सबसे पहला तो आपका अंटार्कटिक हो जाएगा, अंटार्कटिक के बाद आपका आर्कटिक हो जाएगा, अंटार्कटिक। इसके बाद तीसरा नंबर में क्या आ जाता है आपका सहारा आ जाता है। तीसरा हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल। तो अगर पूछेगा कि हमारे पूरे दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा का मरुस्थल है ना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बड़ा मतलब आपका आकार के क्रम में कौन से क्रम का है, तो आपको बताना है तीसरे क्रम का। आर्कटिक और अंटार्कटिक मरुस्थल के बाद तीसरे क्रम का ये आपका बड़ा मरुस्थल है, सहारा का जो मरुस्थल है ना, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
आगे बढ़ते हैं, लद्दाख में हेमिस एक प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है, चर्च है, मठ है, मस्जिद है, बताना है। लद्दाख में हेमिस क्या है? तो लद्दाख में हेमिस क्या है? एक प्रसिद्ध मठ है जी। क्या है आपका? मठ है। अब देखो इधर के क्वेश्चन आपका वन लाइनर होंगे तो आप लोग को याद करते चलना है। तो लद्दाख में हेमिस क्या है? एक प्रसिद्ध मठ है। क्या आपका? प्रसिद्ध मठ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, टोकन एक प्रकार के होते हैं, पक्षी, जानवर, फसल, पौधा। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो टोकन एक प्रकार के होते हैं, पक्षी, जानवर, फसल और पौधा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? टोकन क्या होता है? एक प्रकार का पक्षी होता है, एक प्रकार का पक्षी जिसका चोंच बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक पक्षी होता है जिसका चोंच बहुत बड़ा होता है और जो चोंच होता है वो रंग बिरंगे होता है ना, अलग अलग कलर का होता है इसका, टोकन पक्षी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? टोकन एक प्रकार क्या होता है आपका? पक्षी होता है। क्या होता है जी? पक्षी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक द्वीप तक पहुंचने के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे उपयुक्त होगा? द्वीप किसे कहेंगे? जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, द्वीप उसे कहा जाता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। अब आपको द्वीप तक पहुंचना है तो किसका सहारा लोगे आप? जहाज का, रेलगाड़ी का, कार का? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जहाज का। किसका जी? आपका जहाज का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, जमीन के नीचे किस प्रकार की सड़क का निर्माण किया जाता है? फ्लाईओवर का, एक्सप्रेसवे का, सबवे का, उपयुक्त सभी। तो जमीन के नीचे किस प्रकार की सड़क का निर्माण किया जाता है? तो आपका सबवे का। किसका जी? आपका सबवे का। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऊपर में तो फ्लाईओवर बनाते हैं और जमीन के नीचे क्या बनाता है? आपका सबवे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, वायुमंडल के निम्न में से कौन सी परत बादलों से मुक्त होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल। ठीक है, और इसी समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है जो कि आपका सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, जिससे हमारी त्वचा के कैंसर का बचाव हो जाता है। इसका रेंज आपका 13 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। किसका? समताप मंडल का, याद रखना है। और ये आपका बादलों से मुक्त होता है। क्षोभ मंडल के बारे में मैंने बताया था, जितने जो मानवीय गतिविधियां होती है, मौसम से संबंधित घटनाएं होती है, वो सब क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। ठीक है, और मध्य मंडल बताया था कि मध्य मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर का मान क्या होता जाता है? आपका कम होता जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है? क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। देखो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत पूछा जा रहा है तो जहां हम लोग निवास करते हैं, जहां मौसमी घटनाएं होती है, जहां मानवीय गतिविधियां संपन्न होती है, तो वो कौन सा मंडल होता है? तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? तो आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, है ना। और समताप मंडल के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ आपका ओजोन परत पाया जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों से आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या ऑक्सीजन? मैंने बताया था जो ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस ये आपका ओजोन परत में पाई जाती है, जो आपका सूर्य के प्रकाश में जो आपका हानिकारक पराबैंगनी किरण होती है उसको क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। और ये जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। तो चूंकि अब इसको ओजोन परत ने अवशोषित कर लिया तो हमारे त्वचा के कैंसर का क्या हो जाता है? बचाव हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन जो आपका जो यूवी रेज होता है, पराबैंगनी किरण होता है, ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। देखो यूवी आपका यूबी हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यूवी आपका बी हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका यूवीसी, जिसमें से ए और बी ये दोनों पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं। बाकी यूवीसी है, इसका तरंग दैर्ध्य कम रहता है, इसलिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती है? तो ओजोन, है ना, जो कि आपका समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? आपका समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है, जिसका रेंज आपका 13 से 50 किलोमीटर के रेंज में होता है। अच्छे से आपको उसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमता रहता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमता रहता है। जल चक्र, ज्वार, सागर की लहरें या वर्षा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जल चक्र। क्या हो जाएगा जी? आपका जल चक्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, गोखुर झीलें कहाँ पाई जाती है? हिमनद में, नदी घाटिया में, रेगिस्तान में, समुद्र तट में? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो गोखुर झीलें होती हैं, है ना, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपका नदी घाटियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जी? आपका नदी घाटियों में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका नदी घाटियों में पाया जाएगा गोखुर झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, छत्रक शिलाएं कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में या समुद्र में? छत्रक शिला मतलब क्या होता है? आपका छत्ते के समान शिला। ठीक है, छतरी के समान या छत्ते के समान शिला पाया जाता है, उसी को छत्रक शिला बोलते हैं। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? आपका रेगिस्तान में। ठीक है, रेगिस्तान में आपका रेत से बना छत्ते के इस संरचना का क्या पाया जाता है? छत्रक शिलाएं पाया जाता है। ठीक है, ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका रेगिस्तान हो जाएगा। तो छत्रक शिलाएं कहाँ पाई जाती है जी? रेगिस्तान में, जो आपका रेत का बना होता है, जो छत्ते के आकार का होता है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी की अचानक गति के कारण निम्न में से क्या परिणाम होता है? अगर पृथ्वी अचानक गति करना शुरू कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? ज्वालामुखी, वलन, कछार, उपयुक्त सभी। तो इसका कारण होगा, इसका आपका परिणाम क्या होगा? तो ज्वालामुखी। अगर पृथ्वी की अचानक गति होती है तब ज्वालामुखी उद्गार हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कोर पृथ्वी की अंतरिम परत, खनिज निश्चित रासायनिक संरचना होती है, चट्टाने खनिजों या खनिज पदार्थों का समुच्चय होता है, और सियाल सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से बना होता है। चलो बताना है कौन सा इसमें से गलत सुमेलित है। तो देखो, कोर पृथ्वी की अंतरिम परत होती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आपका 3 आंतरिक परतें होती हैं, भूपर्पटी, प्रवाल और क्रोड, जिसमें से सबसे अंतिम वाला परत क्या होता है? आपका कोर होता है, जिसको क्रोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये पहला तो सही है। दूसरा, खनिज किसे कहेंगे? निश्चित रासायनिक संरचना। तो खनिज में आपका निश्चित रासायनिक संरचना होती है, तो दूसरा वाला जोड़ा भी सही है। तीसरा, चट्टाने खनिजों या खनिज पदार्थों का समुच्चय, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चट्टाने खनिजों या खनिज पदार्थों का समुच्चय होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि देखो, गोंडवाना क्रम के जो चट्टान है वहाँ कोयला मिलता है, कडप्पा क्रम के चट्टान से हमको चूना पत्थर की प्राप्ति होता है। तो क्या बोला गया कि चट्टाने खनिजों या खनिज पदार्थों का समुच्चय। चौथा, सियाल, ये तीसरा भी जोड़ा सही है। चौथा, सियाल सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो जो आपका सियाल में क्या पाया जाता है? आपका याद रखना, सिलिकॉन और आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसमें आपका मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, इसीलिए ये आपका जोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। और मैं बता रहा हूँ, आज के इस क्लास में हमने क्लास 7 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसको सॉल्व किए हैं, है ना। आप लोग बस ये जज मत करिएगा कि ये सर सरल क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही करा रहा हूँ पहले, जब एनसीईआरटी का खत्म हो जाएगा फिर टॉपिक वाइज भी हम लोग क्वेश्चंस लगाना प्रारंभ करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।